हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ योर सोलो बाइकर बॉय एंड वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट टू चेक एंड हाउ टू चेक व्हेन यू आर बाइंग एन ओल्ड सुपर बाइक। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, इसमें सबसे आसान तरीका है कि आप आपके किसी पहचान के टेक्नीशियन को लेके जाओ, उसको बाइक दिखाओ एंड ही विल चेक द बाइक और वो आपको रिपोर्ट दे देगा एंड देन आफ्टर दैट यू विल डिसाइड आपको बाइक लेनी है या नहीं लेनी है। दिस इज़ द सिंपलेस्ट वे। इन नॉर्मल कोर्स the technician will charge you from 2000 to 7000 rupees per inspection। ऐसा तो नहीं होता है कि मैं कोई बाइक देखने के लिए चले गया, बाइक देख ली और परचेस कर ली। ऐसा बहुत रेयर केसेस में होता है, बट नॉर्मल कोर्स में जब कोई बाइक लेने जाता है तो कम से कम 6-7 बाइक्स तो देख ही लेता है। तो अगर आप वो 6-7 बाइक्स देखने के लिए उस टेक्नीशियन को लेके जाओगे तो यू आर स्पेंडिंग 12 to 30,000 जस्ट ऑन इंस्पेक्शन। तो अगर ये कॉस्ट हमें बचानी है तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हमें खुद को पता होनी चाहिए कि किस तरीके से वो बाइक चेक करनी है। सुपर बाइक लेते वक्त 2 चीज़ें बहुत अच्छी तरह से ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। उसमें से पहली है टेम्पटेशन। आप जब पहली बार सुपर बाइक लेने के लिए किसी सुपर बाइक डीलर के पास या किसी यूज़र के पास जो बाइक बेच रहा है उसके पास जाते हो तो वो बाइक देखने के बाद बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग टेम्प्ट हो जाते हैं उस बाइक के लिए कि यस दिस इज़ द बाइक आई वांट। ये बात कहीं ना कहीं पे गलत है। तो आप आपके टेम्पटेशन को थोड़ा साइड में रख के बाइक देखने के लिए जाए। और दूसरी बात यह है कि आप एक यूज्ड बाइक लेने जा रहे हो, सो डोंट एक्सपेक्ट इट टू बी एज गुड एज ब्रांड न्यू। मतलब आप ये मत सोचना कि आपको जो बाइक लेनी है वो जैसे शोरूम फ्लोर पे थी जिस कंडीशन में, उस कंडीशन की बाइक आपको मिलेगी। अगर उस कंडीशन की बाइक आपको मिल जाती है तो इट्स वेल एंड गुड, बट नॉर्मल 99% केसेस में ऐसा नहीं होता है। वो एक आध कोई बाइक रहती है जो मास्टरपीस रहती है और उस कंडीशन में रहती है, बट नॉर्मल कोर्स में आप जो बाइक ले रहे हो वो 5 साल 7 साल 10 साल यूज़ की हुई है और उसमें कुछ ना कुछ खामियां होने वाली है। तो ये बात आपके दिमाग में रख लो, बिकॉज आप अगर शोरूम फ्लोर वाले कंडीशन की बाइक ढूंढने जाओगे तो फिर यार भगवान ही आपकी मदद कर सकता है उसमें, क्योंकि वैसी बाइक मिलना यानी घास के ढेर में सुई ढूंढने बराबर है। सो वी हैव टू फाइंड द गुड बाइक अवेलेबल जिसमें बाइक लेने के बाद इमीडिएटली आपको कुछ बहुत ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत ना पड़े। सो दिस इज़ द मेन थिंग। आप अगर यूज्ड सुपर बाइक ले रहे हो तो गो फॉर जापानीज ब्रांड्स, मतलब होंडा है, यामाहा है, सुजुकी है। इन ब्रांड्स को आप प्रेफरेंस दे सकते हो। उसके पीछे की वजह मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली जापानीज बाइक्स आर चीपर टू मेंटेन रादर दैन यूरोपियन बाइक्स। मतलब ये जो भी डुकाटी है, एप्रिलिया है, इनसे मेंटेनेंस में जापानीज बाइक थोड़ी सस्ती है। सेकंड थिंग, जापानीज बाइक्स के पार्ट्स इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। जापानीज बाइक्स में बहुत सारे पार्ट्स ऐसे हैं, ये ओल्ड जापानीज बाइक्स में जिनमें इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह ज़्यादा नहीं है, उसमें बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं जो रेगुलर इंडियन बाइक्स के और उसके पार्ट्स एक दूसरे से मैच करते हैं, मतलब सेम पार्ट्स दे आर यूजिंग। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर आप यामाहा का एग्जांपल लेते हो, यामाहा के ओरिजिनल इंडिकेटर्स, यामाहा के ओरिजिनल क्लच एंड ब्रेक लीवर्स, इवन उसके रियर ब्रेक की लीवर, ये सब 2002-3 से लेके 2008, 9, 10 तक की जितनी भी R1 के मॉडल्स हैं उसमें ये सभी पार्ट्स आपको R15 के सेम मिलेंगे, कोई भी फर्क नहीं है उसमें। नॉर्मल कोर्स में बाइक गिरने के बाद सबसे पहले डैमेज तो यही होता है, इंडिकेटर्स है, आपके फुटरेस्ट या ब्रेक लीवर है, क्लच लीवर है, यही पार्ट डैमेज हो जाते हैं। तो वो सभी पार्ट्स R15 के और R1 के सेम ही है। यामाहा के आप मेजॉरिटी मॉडल्स में अगर देखोगे तो इंडिकेटर्स वगैरह एक ही तरीके के हैं, मतलब सेम इंडिकेटर्स यूज किए हैं उन्होंने। सेम थिंग विद होंडाज। उसमें क्या होता है, आपको वो मेंटेनेंस कहीं ना कहीं पे सस्ता हो जाता है। जापानीज बाइक की पार्ट अवेलेबिलिटी बहुत इजीली हो जाती है। आप अगर कोई पार्ट इंडिया में नहीं मिल रहा है और आपको वो इंपोर्ट करना है, आप ऑनलाइन बहुत इजीली परचेस कर सकते हो पार्ट्स, ये जापानीज बाइक के rather than यूरोपियन बाइक्स की। यूरोपियन बाइक्स के पार्ट की कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है और आपको वो वैसा इंडियन मॉडल से मैच होने वाले पार्ट्स मिलेंगे भी नहीं। तो आप जब बाइक देखने जाओगे तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप जितना हो सके अर्ली मॉर्निंग चले जाना। आइदर डीलर के पास जा रहे हो या किसी इंडिविजुअल सेलर के पास जा रहे हो,
उसके पास अर्ली मॉर्निंग चले जाना ताकि वो बाइक का कोल्ड स्टार्ट आप देख सको। जब आप उसके पास जाओगे तो सबसे पहले करना है बाइक का विजुअल इंस्पेक्शन, जो बेसिक विजुअल इंस्पेक्शन रहता है वो पहले करना है। दूसरी स्टेप होती है विजुअल मैकेनिकल इंस्पेक्शन। तीसरी स्टेप होती है जगह पे बाइक स्टार्ट करके उसका एक इंस्पेक्शन करना। और ये 3 स्टेजेस में अगर आपको लगता है कि वो बाइक आपके पैरामीटर्स में परफेक्ट बैठ रही है, उसके बाद उसको टेस्ट ड्राइव पे लेके जाना है। मैं आपको ये स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। तो आप जब फर्स्ट वो बाइक के सामने जाते हो तो स्टार्ट फ्रॉम द फ्रंट और उसको इंस्पेक्ट करते करते उसके रियर एंड तक चले जाना। मतलब सबसे पहले आपको देखना है टायर कंडीशन, फ्रंट टायर कंडीशन। उसके बाद देखना है फ्रंट अलॉय की कंडीशन, वो कहीं पे बेंड तो नहीं है। उसके बाद ब्रेक डिस्क, सामने की जो ब्रेक डिस्क है उसके ऊपर फ्रिक्शन मार्किंग, या उसको जब हाथ लगा के देखोगे आप तो ऐसा अनइवन सरफेस वगैरह नहीं लगना चाहिए। इट हैज़ टू बी स्मूथ। फिर तीसरी चीज़ आती है फ्रंट फोक्स। आप जब फ्रंट फोक देखोगे तो उसमें कहीं फोर्क ट्यूब के ऊपर रस्टिंग या फ्रिक्शन मार्क्स नहीं दिखने चाहिए। उसको आप हाथ लगा के जब देखोगे तो उसके ऊपर बहुत बार फोर्क से लीक होने के बाद फोर्क ट्यूब के ऊपर ऑयल आ जाता है, तो उसको हाथ लगा के चेक करो कि उसके ऊपर ऑयल है या नहीं। बहुत बार क्या होता है, अगर आप डीलर के पास या सेलर के पास बाइक देखने जाते हो, अगर इन केस ऑयल लीक भी है तो वो उसको पूरा क्लीन करके रख देगा आपके आने से पहले। तो उस वक्त आपको क्या करना है, जस्ट सिट ऑन द मोटरसाइकिल और सामने का जो हैंडल बार है उसके ऊपर 2-3 बार पूरी ताकत से उसको नीचे प्रेस करके देखो। उससे क्या होगा कि फोर्क वर्किंग हो जाएंगे। और उसके बाद जब आप फोर्क ट्यूब को हाथ लगा के चेक करोगे, अगर ऑयल लीकेज है और उसने क्लीन भी करके रखा है तो भी आपके हाथ को हल्का सा ऑयल लगेगा वहाँ पे, तो आपको समझ में आएगा कि उसमें फोर्क सील्स गई है उसकी। इट्स नॉट दैट मच बिग डील। अगर फोर्क की ऑयल सील गई भी है तो तकरीबन 3 से 5 हज़ार के बीच में फोर्क का काम हो जाता है। बट ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो आपको, आप जब प्राइस निगोशिएट करने के लिए बैठोगे तो बहुत काम में आएगी। और आप जब ये फोर्क पंप करके देखते हो तो उसमें दूसरी एक बात आपके समझ में आ जाती है। अगर उसके ट्रिपल क्लैंप में, मतलब जहाँ पे हैंडल बार और फोर्क्स चेसिस में जॉइंट होते हैं, वहाँ पे अगर कुछ इशू है तो वो हल्का सा वाइब्रेशन क्रिएट करेगा या कट कट ऐसी आवाज़ आएगी, उसके ऊपर से आप वो भी डायग्नोस कर पाओगे। विजुअल इंस्पेक्शन में और एक चीज़ आती है, वो है अगर आप सुपर बाइक मतलब स्पोर्ट्स कैटेगरी की बाइक ले रहे हो तो उसके जितने भी बॉडी पैनल्स है, बॉडी पार्ट्स है, वो प्रॉपरली अलाइंड है या नहीं है, ये एक बार चेक कर लेना। 2 पैनल जहाँ पे जॉइंट होते हैं उसमें इवन गैप है ना। नॉर्मल कोर्स में उसमें 0.5 to 1 mm के आसपास की गैप दिखेगी, बट वो हर जगह पे उतनी ही होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा वेरिएशन उसमें नहीं रहना चाहिए कि एक जगह पे पैनल पूरी तरह से चिपका हुआ है और दूसरे साइड से उसमें तकरीबन 2-2.5-3 mm का अगर गैप है तो ये समझ लो कि वो पैनल्स प्रॉपरली अलाइन नहीं है, यानी वो बाइक कहीं ना कहीं कभी गिर गई है या माइनर या मेजर एक्सीडेंट उसके साथ हो गया है। उसके बाद आता है रेडिएटर, एग्जॉस्ट के जो हेडर्स रहते हैं वो क्या कंडीशन के है, वो ओरिजिनल है या आफ्टर मार्केट है। अगर बाइक में फुल सिस्टम लगी हुई है एग्जॉस्ट की तो वो हेडर्स ओरिजिनल नहीं रहेंगे। अगर बाइक में सिर्फ स्लिप ऑन लगा हुआ है तो वो हेडर्स ओरिजिनल रहने चाहिए। वो कहीं पे बेंड है या उसके ऊपर कहीं क्रैक वगैरह तो नहीं है, ये चेक कर लेना। रेडिएटर में कहीं कूलेंट लीकेज के कुछ साइंस दिख रहे हैं क्या, वो एक बार चेक कर लेना। उसके बाद आपका स्विंग आर्म के ऊपर कहीं मेजर डैमेज, स्क्रैचेस या क्रैक्स नहीं है, वो एक बार चेक कर लेना। रियर स्प्रॉकेट की कंडीशन कैसी है, चेन की कंडीशन कैसी है, चेन बहुत ज़्यादा ड्राई तो नहीं है, ये सब विजुअल इंस्पेक्शन में आ जाएगा। फ्यूल टैंक के ऊपर कहीं डेंट वगैरह नहीं है। आप अगर यूज बाइक ले रहे हो तो नॉर्मल स्क्रैचेस वगैरह में भी हो सकता है, फाइबर पैनल कहीं पे थोड़ा बहुत क्रैक हो गया हो तो वो नॉर्मल है। मतलब ये चीज़ें रिपेयर करने में बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं होता है। तो ये विजुअल इंस्पेक्शन कंप्लीट होने के बाद इफ़ यू आर सेटिस्फाइड कि ओके विजुअली अभी जो चेक किया है वो परफेक्ट है, उसके बाद आप गाड़ी स्टार्ट करके देखो। आप जब बाइक को कोल्ड स्टार्ट करोगे तो नॉर्मल कोर्स में फ्यूल इंजेक्टेड व्हीकल्स कोल्ड स्टार्ट जब करते हो तो उसका आइडलिंग आरपीएम थोड़ा ज़्यादा रहता है। फॉर एग्जांपल अगर उस बाइक का आइडलिंग आरपीएम 1000 है
तो कोल्ड स्टार्ट में मे बी वो 1100-1200 के आसपास रहेगा। अभी कोल्ड स्टार्ट करने के बाद आपको चेक करना है कि अगर वो 1200 पे है तो 1200 पे वो स्टेबल रहना चाहिए। आपने बाइक स्टार्ट करने के बाद वो 1200 पे गया, फिर 1100 पे आ रहा है, फिर 1300 पे जा रहा है, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। It should be stable at maybe 1100-1200 RPM, but it should be stable. जब बाइक थोड़ी देर आप चालू रखोगे, वो जैसे ही वार्म अप होने लगेगी, देन द आइडलिंग RPM विल ड्रॉप टू इट्स नॉर्मल आइडलिंग RPM, विच इज 1000 RPM। तो जब वो नॉर्मल RPM पे आ जाती है, उस वक्त भी सेम चीज़ आपको देखनी है कि इट शुड बी स्टेबल एट 1000 RPM। तो ये जब 1000 RPM पे स्टेबल हो जाएगी और बाइक प्रॉपरली वार्म अप हो जाएगी, तो आप उसको थोड़ा रेव करके चेक कर लेना। रेव करके मतलब रेड लाइन तक रेव नहीं करना है आपको, 5000, 6000, 7000 RPM तक उसको थ्रॉटल देके छोड़ देना है। उसमें चेक ये करना है कि जब आप उसको रेव करते हो, इट शुड गो फ्रॉम 1000 RPM टू 6000, 7000। आपने जितना थ्रॉटल ओपन किया है उसके ऊपर वो RPM तक जानी चाहिए। एंड जब आप थ्रॉटल रिलीज करते हो तो इट शुड कम बैक फ्रॉम 7000 टू 1000। अगर उसकी थ्रॉटल बॉडी में या उसके वॉल क्लियरेंस में कुछ इशू है, तो वो केस में क्या होगा कि आप जब थ्रॉटल देते हो तो RPM 1000 से 500 पे आएगा और फिर वो 7000 तक जाएगा। या आप जब थ्रॉटल छोड़ देते हो तो वो 7000 से 500 पे आएगा, देन इट विल सेटल बैक टू 1000 RPM। अगर ऐसे कुछ सिम्टम्स दिखा रहे हैं तो समझ लेना उसके आइदर थ्रॉटल बॉडी में या इग्निशन सिस्टम में कुछ इशू है। इसके बाद आप उसकी पूरी इलेक्ट्रिकल सिस्टम जो है, जैसे कि उसके हेडलाइट्स है, ब्रेक लाइट्स है, इंडिकेटर्स है, ये सब छोटी मोटी चीज़ें चेक कर सकते हो वहाँ पे। ये होने के बाद आपको जब वो बाइक वार्म अप हो रही है, उस वक्त ये देखना है कि इंजन में कहीं कोई रैटलिंग नॉइज़ या कहीं कोई नॉकिंग की आवाज़, ऐसा तो कुछ अनइवन तो नहीं हो रहा है, या बाइक मिस फायर तो नहीं कर रही है। ये सब चीज़ें जब बाइक वार्म अप हो रही है उस वक्त आप देख सकते हो। ये पूरा इंस्पेक्शन मैकेनिकल विजुअल इंस्पेक्शन होने के बाद अगर आपको लगता है कि ओके, बॉडी पार्ट्स का विजुअल इंस्पेक्शन, मैकेनिकल विजुअल इंस्पेक्शन बाइक का परफेक्ट है, देन आस्क द ओनर फॉर टेस्ट राइड। आप जब बाइक देखने जाते हो, ये कभी मत करना कि आप वहाँ पे गए, बाइक ले ली, 5-10 किलोमीटर 20 किलोमीटर चला के देख ली और ओनर को बता दिया कि ठीक है मैं आपको बाद में बताता हूँ, फिर वो आपको फ़ोन करता रहेगा, आप प्रॉपर रिस्पांस नहीं दोगे उसको। ये चीज़ें मत करना। अगर आपके बेसिक इंस्पेक्शन में अगर आपको लगता है कि बाइक प्रॉपर है, बाइक मैं ले सकता हूँ ये, तभी उसको टेस्ट ड्राइव के लिए पूछना। तो आप जब टेस्ट ड्राइव पे निकलोगे, सबसे पहले चेक कर लेना उसका क्लच ऑपरेशन। नॉर्मल कोर्स में आप जब क्लच पूरी तरीके से दबाओगे, मतलब गियर शिफ्ट करने के लिए क्लच लीवर को प्रेस करोगे, तो फर्स्ट 20 to 25% वाला जो पोर्शन है उसमें क्लच कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। 25% के बाद अप टू 80% क्लच का ऑपरेशन होना चाहिए, एंड लास्ट 20% जो है वो रहता है फ्री प्ले। तो ये चेक कर लेना कि क्लच ऑपरेशन किस तरीके से है, कहीं क्लच हार्ड तो नहीं है। उसके बाद जब आप उसको फर्स्ट गियर में शिफ्ट करोगे, अगर आप फर्स्ट टाइम कोई हायर सीसी की सुपर बाइक देखने जा रहे हो, तो जब आप उसको फर्स्ट गियर में शिफ्ट करोगे तो एक ठक करके आवाज़ आएगी और एक जर्क महसूस होगा। इट इज़ परफेक्टली नॉर्मल, इट इज़ परफेक्टली फाइन, उसमें कोई इशू नहीं है। ये हर एक सुपर बाइक में होता है। तो जब आप उसको टेस्ट ड्राइव पे लेके निकलोगे, तो अभी क्लच चेक कर लिया हम लोगों ने, अभी चेक करना है गियर शिफ्टिंग। ये देखना कि गियर शिफ्ट करते वक्त कहीं जर्क महसूस हो रहा है क्या, गियर एक हार्ड तरीके से शिफ्ट नहीं हो रहा है ना, उसको एक प्रॉपर स्मूथली शिफ्ट होना चाहिए गियर। ये सब चीज़ें आप टेस्ट ड्राइव पे चेक कर सकते हो। उसके बाद देखना कि कहीं एक थोड़ा ऐसा पैच मिल जाए जहाँ पे आप उसको
7-8 हज़ार RPM तक खींच सको, तो उसमें आपको उसकी पावर डिलीवरी किस तरीके से हो रही है इसका पता लगेगा। पावर डिलीवरी होते टाइम वो लीनियर होनी चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि पावर डिलीवरी हो रही है, बीच में लैग आया और अगेन इट स्टार्टेड डिलीवरिंग पावर, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी लीनियर। आप जब वो स्ट्रेट रोड पे जाओगे तो नॉर्मल स्पीड में हैंडल बार से दोनों हाथ छोड़ के चेक करना कि ये कोई स्टंट वाला काम नहीं है। आप जब दोनों हाथ छोड़ोगे और अगर बाइक एक साइड पुलिंग करना शुरू कर देती है तो मे बी उसकी चेसिस थोड़ी बेंड हो सकती है, या उसका ट्रिपल क्लैम्प जो है, कोई मेजर एक्सीडेंट से गाड़ी गुजरी है और उसका ट्रिपल क्लैम्प या चेसिस का कोई पोर्शन बेंड है, ये आपको समझ में आ जाएगा। अगर हेडशेक मतलब हैंडल ऐसा थोड़ा वॉबल हो रहा है तो वो आपको समझ में आ जाएगा। बहुत सारी बाइक्स में ये हेडशेक की प्रॉब्लम होती है, बट आप ये कोशिश करना कि ये टेस्ट आप जो रोड पे कर रहे हो वो रोड सरफेस प्लेन होनी चाहिए। मतलब नॉर्मल कोर्स में क्या होता है, अपने यहाँ के रोड सरफेस अगर आप देखोगे तो वो थोड़े स्लैंट होते हैं। मतलब अगर आप रोड की लेफ्ट साइड से बाइक चला रहे हो तो लेफ्ट साइड का रोड सरफेस थोड़ा लेफ्ट साइड में झुका हुआ होता है। उससे क्या होता है, बाइक हल्का सा लेफ्ट में पुलिंग करने के चांसेस हो सकते हैं। बी श्योर कि आपका रोड सरफेस प्लेन है। और अगर इसमें हैंडल बार में हल्के से वाइब्रेशन या वॉबलिंग आ रहा है तो मेक श्योर कि उसका टायर प्रॉपर कंडीशन में है। ये सब चीज़ें आप जब उसका टायर और ये सब टेस्ट करके परफॉर्म करके चेक करोगे तो इस सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि आप जब ओनर के साथ निगोशिएट करने बैठोगे तो ये जब आप देखोगे ये सब चीज़ें तो बैक ऑफ द माइंड आपके दिमाग में एक कैलकुलेशन शुरू हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर उसके टायर अच्छे नहीं है, मतलब उसका डिज़ाइन अच्छा दिख रहा है बट वो पुराने टायर्स है और हार्ड हो गए, तो इन दैट केस यू हैव टू रिप्लेस दोज टायर्स। तो टायर की कॉस्ट ऑन एन एवरेज सुपर बाइक के टायर्स अगर लेने जाते हो तो इट विल कॉस्ट यू अराउंड 28 to 30,000। उसके ब्रेक पैड्स अगर बहुत कम बचे हैं तो यू कैन ऐड दैट कॉस्ट। और ये सब कैलकुलेशन जब आपके बैक ऑफ द माइंड में चलते रहता है तो निगोशिएशन के वक्त आप वो कॉस्ट कम करवा सकते हो। सो दिस इज द बेनिफिट। आपने टेस्ट ड्राइव ले ली, मैकेनिकल विजुअल इंस्पेक्शन कर लिया, बॉडी पैनल्स का विजुअल इंस्पेक्शन कर लिया, और आप जब टेस्ट ड्राइव से वापस आते हो तो बाइक को चालू रखना, उसे इमीडिएट बंद मत कर देना। उसमें हमको देखना ये है कि उसका फ़ैन, अगर आपकी बाइक के डिस्प्ले पे टेम्परेचर गेज है तो देखना है कितने डिग्रीज पे उसका फ़ैन चालू हो रहा है और कहाँ तक वो टेम्परेचर बढ़ रहा है। नॉर्मल कोर्स में 1000 सीसी या 600 सीसी सुपर बाइक्स में फ़ैन शुरू हो जाता है 98 to 103 डिग्रीज पे, एंड वो टेम्परेचर बढ़ता है 107-8 डिग्रीज तक, और वापस जब वो 98 या 100 डिग्रीज पे आता है तो फ़ैन कट ऑफ हो जाता है। ये आपको चेक करना है कि वो फ़ैन ऑपरेशन जो है वो प्रॉपर हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसमें आपको समझ में आएगा कि ये बाइक ओवरहीट होती है या नहीं होती है, बिकॉज इंडियन कंडीशंस पे सुपर बाइक का ओवरहीट होने का इशू बहुत ज़्यादा है। नॉर्मली क्या होता है, मैंने बहुत जगह पे देखा है, इवन इंडिया बाइक वीक में भी अगर आप देखोगे, स्टैंडिंग कंडीशन में बाइक को एक्सेसिव रेव करना टिल रेड लाइन, मतलब मैक्सिमम आरपीएम पे रेव करना, या सिग्नल पे कहीं रुके हो वहाँ पे रेव करना, या कहीं जा रहे हो क्लच दबा के अननेसेसरी रेव कर देना, ये इससे इंजन अब्यूज होता है। सुपर बाइक्स इंजन्स आर मैन्युफैक्चर्ड टू रेव टिल द रेड लाइन, मतलब रेसिंग में ये बाइक्स रेगुलरली उतने हाई आरपीएम पे चलती है, बट रोड कंडीशन में नॉर्मल कोर्स में अगर जो ये अननेसेसरी रेविंग नहीं करता है कोई इंजन का, तो वो इंजन अब्यूज होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। मैंने बहुत बार देखा है कि अगर कोई बाइक प्रॉपरली मेंटेन है और कोई स्ट्रीट स्क्विड जिसे कहते हैं हम, वो अगर नहीं चला रहा है उसको, तो उसमें इंजन रिलेटेड कुछ इश्यूज होने के चांसेस ना के बराबर रहते हैं। तो ये सभी इंस्पेक्शन करने के बाद अगर आपको लगता है कि ओके मेरी चेकलिस्ट के पूरे पॉइंट्स में ये बाइक प्रॉपरली बैठ रही है, मतलब इसमें कोई इशू मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, इन दैट केस अगर आपको ज़रूरत लगती है तो आप आपके टेक्नीशियन को बुला सकते हो और ही कैन फर्दर इंस्पेक्ट दैट बाइक। सो दिस इज द वे यू शुड इंस्पेक्ट द सुपर बाइक व्हेन यू वांट टू परचेस इट। आई होप कि ये वीडियो में से आपको थोड़ी बहुत आइडिया आ गई होगी कि किस तरीके से आपको वो बाइक चेक करनी है। जब आपको कोई बाइक परचेस करनी है तो किस तरीके से चेक करनी है। I hope this video will be helpful, and if you like this video please consider to subscribe and hit that bell icon, ताकि ऐसे ही informative videos जब मैं डालूंगा तो आपके पास वो notification आ जाए। So this is it guys, thank you for watching this video, bye bye, take care and ride safe।